आज राम रसायन में गांव से एक झुंड आया। पीछे वाले आंगन में बहुत दिनों बाद चहल पहल हुई। किसी ने स्टोर से खटिया मचिया निकाली, किसी ने पश्चिम और उत्तर के आंगन को विभाजित करने के लिए तिरपाल ताना। कोई तखत झाड़ पोंछ ही करता रहा, कोई आंगन में नल खोले लोटा बाल्टी से पानी उंडेल उंडेल कर स्नान का आनंद लेता रहा। जिनमें ऐसी उठाई धराई की शक्ति नहीं थी, वे आते ही अंगोछा बिछाकर फर्श पर ही लुढ़क गए। पंडिताइन यानी सुमित्रा जी स्टील के गिलासों में चाय ले आईं और वहीं बैठकर गांव के हालचाल पूछती रहीं। पंडित जी कथावाचन के लिए बाहर गए थे, नमन कॉलेज गया था, आरती आजकल नौकरी की तलाश में है, वह इंटरव्यू देने गई थी। सबकी चाय हो गई तो सुमित्रा जी ने पूछा, आप लोगों का एकाएक आना कैसे हुआ? फोन भी नहीं किया हमें कि आ रहे हैं। अगर मैं भी कहीं बाहर गई होती तो आप लोगों को परेशानी हो जाती ना। झुंड में जो सबसे बूढ़ा था वही नेतृत्व करते हुए अपने पोपले मुंह पर हंसी फैलाता हुआ बोला, बहुरिया तुम ना होती तो नीलम होती या हीरा होता, को न को तो मिलता ही हमें। सुमित्रा जी मुस्कुराकर बोली, बात तो सही कह रहे हो दादा, फिर भी आज के समय में कहीं भी जाना हो तो पहले फोन कर ही लेना चाहिए। अब वो जमाना है नहीं कि हर कॉल पर 2-2 रुपए खर्च करने पड़े या फोन करने पीसीओ तक दौड़ना पड़े। जिसके घर जाना है उसे भी सुविधा रहती है ना सूचना मिलने से। सबके अपने अपने काम हैं, शहर में आजकल कोई खाली नहीं बैठता। झुंड में से अब सब अपनी अपनी सुनाने लगे। सुमित्रा जी में गजब का धैर्य है। दिल भर की बात को कोई ताड़ बना बना कर बताता है तो भी सुनती हैं। वह अलग बात है कि उनके पास विकसित चेतना है, निरक्षीर विवेक है, सबको समझ लेती हैं और सबका भला ही सोचती हैं हमेशा। खूब देर उन लोगों की बातें सुनने के बाद वे बोली, अब असली बात बताओ कि आना कैसे हुआ, किस कारण से आए आप लोग? किसी ने बगलें झांकी, किसी ने गर्दन सीने पर डाली, कोई मुंह पर अंगोछा रखकर आंखें मूंद बैठा। पंडिताइन को कहना पड़ा, बोलो भाई, कोई तो बोलो, मेरे काम का हर्जा हुआ जा रहा है। एक प्रतिरोधी सी आवाज आई, पंडित जी को आने दो, उन्हीं से बात करेंगे। सुमित्रा जी होंठ भींचकर थोड़ी देर तक उस झुंड को देखती रहीं और फिर बिल्कुल संयत स्वर में बोली, भैया 1 घंटे तो मैं तुम्हारी सुनती ही रही और बात का कोई और छोर मेरे हाथ तो आया नहीं। अब इन्हीं बातों को दोहरा दोहरा कर तुम पंडित जी का भी 1-2 घंटा खा जाओगे। वो कहीं बाहर जाकर सो नहीं रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, थके मांदे आएंगे और फिर तुमसे मगजमारी करेंगे। अगर तुम लोग अपनी बात मुझसे कह दोगे तो मैं उनका इतना भला कर दूंगी कि 2 घंटे के बजाय 2-4 मिनट में ही बात पूरी हो जाएगी। इस पर कुछ देर तो झुंड में सन्नाटा रहा। फिर एक दबी दबी सी आवाज आई, सतिंदर के घर में अलघोजा हो गया। सुमित्रा जी बोली, इसमें भला पंडित जी क्या करेंगे? झुंड समझाने लगा, मतलब कि हर कोई बोलने लगा। एक परिवार में अलघोजा यानी बंटवारा हुआ, उसकी कथा। मारपीट हुई, उसका वर्णन। गालियां बकी गईं, उनका विस्तार। सुमित्रा जी ने टोका, मुझे मत सुनाओ ये अपशब्द, इन सब बातों में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक बूढ़े ने तुरंत कहा, पर बहुरिया उस घर में सतिंदर ही एक हट्टा कट्टा आदमी रहा और वही अलग हो गया, इसलिए कि बेजात ब्याह कर ले आया था। पंडिताइन को दोबारा टोकना पड़ा, जिस जात में ब्याही गई है अब तो वही उसकी जात है ना। वैसे भी इस घर में जात पात की बात हम पसंद ही नहीं करते। जो राम को भजते हैं वे राम के हैं, वे सब हमारे अपने ही हैं। सतिंदर की बहू खूब सुघड़ है। हाँ, अलग होने से उसके सास ससुर को मुश्किल तो हो ही रही होगी। अलगाव का कारण सतिंदर की माँ की वाणी है, हर समय बहू को कोसती रहेगी तो वह कब तक सहेगी? बहू का धैर्य चुक गया होगा। मैं 2 घंटे में समझ नहीं पाई कि आप लोग हमसे क्या चाहते हैं। एक परिवार की बात लेकर तो इतने सारे लोग कहीं जाते नहीं हैं। कुछ देर तक कोई भी कुछ नहीं बोला। फिर एक कराहती सी आवाज आई, जिन खेतों में हम काम करते रहे वो अब सतिंदर के भाई के हिस्से में है।
वो कहाँ हमें मजदूरी दे पाएगा, इससे तो हमारा आधा साल बेरोजगार हो गया। सुमित्रा जी चुप रही और एक कड़ी सी नजर सब पर डाली। फिर उठकर अंदर जाती हुई बोली, आप लोगों के लिए कुछ खाने को पकाती हूँ मैं, तब तक आप लोग उत्तर सोच लो कि आप यहाँ आए क्यों हैं। रसोई के अंदर सुमित्रा जी दाल चावल पका रही थी और पीछे टेंट के अंदर झुंड सिर जोड़े बैठा ताबड़तोड़ सोच रहा था कि क्या बोलना है, क्या उत्तर देना है। सहायिका नीलम और उसके पति हीरा ने सबको अचार और आलू की सब्जी के साथ दाल चावल परोसा। सबका खाना हो गया तो सुमित्रा जी बोली, हाँ तो बताइए कि आप लोगों का यहाँ आना कैसे हुआ। उत्तर मिला, हम सोचे पंडित जी समझाएंगे तो सतिंदर लोग सब भाई फिर से एक साथ हो जाएंगे। सुमित्रा जी तटस्थ सी कड़ी सी दृष्टि से बस देख रही थी उन लोगों को। तनिक सकपकाकर उनमें से एक बोला, सरकारी ऑफिस में कुछ अता पता करना था मुझे। सुमित्रा जी ने उससे दृष्टि हटाई और दूसरे हट्टे कट्टे पर टिका दी। वह भी दाएं बाएं देखकर बोला, मैं तो बस इसके साथ आ गया। लंबी सांस खींचकर सुमित्रा जी बोली, तो हो गया सबके आने का कारण या कुछ और भी है। कोई कुछ नहीं बोला। कई मिनट चुप्पी रही। इस बीच आरती घर लौटी तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गई। नमन खाना खाकर सामान लेने बाजार चला गया था। पंडित जी आने वाले होंगे, तब तक कुछ सुलझ जाना चाहिए। यह सोचकर सुमित्रा जी बोली, ठीक है अब आए हैं तो रुकिए 2-1 दिन। इस बीच जो भी अता पता करना है सरकारी दफ्तरों से पता कर लीजिए। वैसे तो ग्राम विकास अधिकारी और खंड विकास कार्यालय ही काफी हैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए। आज के समय में तो लोग गांव में भी गूगल सर्च करते हैं। तो जब हम लोग गांव आएंगे तो ही सब कुछ जानेंगे समझेंगे। बिना खुद समझे हम किसी को कुछ भी समझा नहीं सकते। आपकी बात मैंने समझ ली, पंडित जी को बता दूंगी। यह कहते हुए वह उठी और अंदर जाने लगी। झुंड ने आंखों आंखों में बात की और फिर उनमें से कोई दबी दबी आवाज में बोला, शाम की सब्जी रोटी हम बना लेंगे बहू जी। सुमित्रा जी समझ गईं कि झुंड की चतुराई वाली गांठ ढीली पड़ चुकी। अंदर अपने कमरे में अकेली बिस्तर पर पड़ी आरती को बाहर की सब बातें साफ सुनाई दे गई थी। माँ को अपने पास पाकर वह पूछ बैठी, माँ आप पहले तो कभी किसी से ऐसे नहीं बोल पाती थी, जैसे कि उनका आना आपको ठीक नहीं लगा हो। सुमित्रा जी पास बैठकर आरती का सिर दबाते हुए बोली, बेटा गांव के निठल्ले तो इस घर में 100 साल से आते ही रहे हैं, पर पहले वाले अपनी कुछ जिम्मेदारी समझते थे। अब के लोगों में वह बात नहीं रही। सूचना देने लेने के लिए भी पहले लोग आते जाते थे, पर अब इसकी क्या जरूरत है। समय काटने के लिए, शहर घूमने के लिए और मुफ्त की रोटी खाने के लिए ही आते हैं ये लोग। अब इनका लक्ष्य यही है। पहले लोग फसल पर अनाज की बोरियां लेकर आया करते थे। अपना खाना भी अक्सर खुद ही बना लेते थे। हमारे भी कई काम कर देते थे, सफाई का, बागवानी का, बाजार का, पूछ पूछ कर खुशी खुशी करते थे। अब इन्हें काम कोई छूना नहीं है। आते भी खाली हाथ हैं तो आखिर कितने दिन खिला सकते हैं और कितने लोगों को खिला सकते हैं। चालाकी के पंख बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कैंची का हथियार मुझे उठाना ही पड़ेगा ना, वरना शोषण तो सुरसा के मुख की तरह फैलता ही चला जाएगा। राम रसा